हेलो व्यूअर्स, मेरी जो मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है जिसमें कि हम पूर्व मध्यकाल के जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं उन पर हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं जो कि आगामी आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा और यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो अधिकतर फैक्ट्स आपको मेमोराइज हो जाएंगे। से पहले मैंने जो है चौहान वंश पर, गहड़वाल वंश पर, गुर्जर प्रतिहार वंश पर वीडियोस अपलोड किए हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो मालवा के परमार वंश पर है और ये जो मालवा का परमार वंश है ये उन 4 वंशों में से एक वंश है जिसकी उत्पत्ति जो है किससे हुई है, अग्निकुंड के सिद्धांत से हुई है। और ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था चंद्र बरदाई ने, जिसमें हमने राजपूतों की उत्पत्ति का और जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आप पूरा इसको डिटेल में जाकर के समझ सकते हैं। अगर हम 10वीं शताब्दी की बात करें तो 10वीं शताब्दी के प्रारंभ में मालवा में प्रतिहारों का जो आधिपत्य था वो समाप्त हो गया था। तो एक्चुअल में मालवा पर प्रतिहारों का आधिपत्य था और प्रतिहारों के ही एक आप कह सकते हैं कि साम्राज्य के भग्नावेश के ऊपर, साम्राज्य के ऊपर मालवा के परमार राजवंश जो है वो उभर करके सामने आया और यहाँ पर परमार शक्ति का उदय हुआ है। अगर परमार वंश की बात की जाए तो इसका जो प्रथम स्वतंत्र शासक है और शक्तिशाली शासक है उसका नाम सियक है और इतिहास में इसे श्री हर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो परमार वंश का जो पहला स्वतंत्र शासक है, शक्तिशाली शासक है, उसका नाम क्या है आपको ध्यान रखना है, सियक है। सियक ने किस वंश और श्री हर्ष दोनों एक ही व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर परमारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी, उज्जैन में थी। परमारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो उज्जैन में थी और बाद में इनकी राजधानी कौन सी बनी, धारा बनी। जिस तरीके से चंदेलों की, जो कि मैंने चंदेल वाला वीडियो अपलोड किया है, चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, खजुराहो थी और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी क्या बना लिया था, कालिंजर बना लिया था। किस शासक के काल में कालिंजर बनी थी आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। परमार वंश का जो प्रारंभिक इतिहास है उसको जानने का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है वह उदयपुर का प्रशस्ति है और साहित्यिक स्रोतों में नव सहसांग चरित्र है। यानी उदयपुर प्रशस्ति जो है उससे हमें परमार वंश के इतिहास के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। और अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो नव सहसांग चरित्र जो है उससे हमें परमारों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम स्रोत अभिलेख की बात करें तो उदयपुर प्रशस्ति जो है वो आपको मिल जाएगा और साहित्यिक स्रोत में नव सहसांग चरित्र। फिर मालवा में परमारों की शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ, वाक्यपति मुंज के शासनकाल में हुआ। और वाक्यपति मुंज का कार्यकाल कितना था, 992 से 998, 992 से 998 ईस्वी या सी कामन एरा। एक्चुअल में हम सामन इरा बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए इसी को आप ध्यान में रखें। लेकिन चूंकि ईस्वी लिखा मिलता है इतिहास की किताबों में इसलिए मैं इसमें लिख देता हूँ। इस समय में प्रारंभ हुआ। यानी अगर हम परमार शक्ति का उत्कर्ष की बात करें, स्थापना की बात करें तो कौन है, वो सियक है और इसी सियक का नाम क्या है, श्री हर्ष है, सियक या श्री हर्ष। लेकिन इनकी वास्तविक शक्ति का जो उत्कर्ष हुआ वो किसके शासनकाल में हुआ, वो वाक्यपति मुंज के कार्यकाल में हुआ और उसने त्रिपुरी के कलचुरी और चालुक्य नरेश त्यालब द्वितीय को जो है पराजित कर दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर वाक्यपति मुंज जो था वो कला और साहित्य का महान संरक्षक था। फिर उसने कई झीलों का निर्माण कराया। अनेक कृत्रिम झीलों का निर्माण किसने करवाया था, वाक्यपति मुंज ने करवाया था, जिसमें धारा में निर्मित मुंज सागर झील उसकी स्मृति में आज तक परिरक्षित है। यानी धारा में जो मुंज सागर झील है, मुंज सागर झील का निर्माण किसने कराया था, वो वाक्यपति मुंज ने कराया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर वाक्यपति मुंज चूंकि एक ज्ञानी व्यक्ति था तो उसके दरबार में कई सारे लेखक थे, रचनाकार थे। उनमें पद्म गुप्त था। वाक्यपति मुंज के दरबार में पद्म गुप्त, धनंजय जो कि दशरूप का लेखक है। दशरूप का लेखक कौन है, धनंजय है। और धनंजय किसके दरबार में था, वाक्यपति मुंज के दरबार में था। पद्म गुप्त किसके दरबार में था, वाक्यपति मुंज के दरबार में था। धनिक
अमित गति और हलायुध जैसे विद्वान किसके दरबार में रहते थे? वाकपति मुंज के दरबार में रहते थे। एक्चुअल में अगर आप इस फैक्ट को देखें तो इसे कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे उपरोक्त पर विचार करें या उपर्युक्त पर विचार करें। तो आप विचार करें, दे दिया पदम गुप्त, धनंजय, अमित गुप्त, धनिक, हलायुध। निम्नलिखित में से कौन वाकपति मुंज के दरबार में थे या वाकपति के मुंज के दरबार को सुशोभित करते थे? और मान लीजिए उसमें एक दे दिया उन्होंने नाम श्री हर्ष का, या एक दूसरा नाम दे दिया कृष्ण मिश्र का। अब कृष्ण मिश्र तो इनके दरबार में नहीं था, ये चंदेल शासकों के दरबार में था। तो अब आपको उसमें से फाइंड आउट करना है। तो ये सारे लेखकों के नाम जो हैं, रचनाकार जो हैं, कवि जो हैं, इनको आपको ध्यान रखना है कि ये किस वंश से और किस शासक से जुड़े हुए हैं। फिर श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष आदि उसकी उपाधियां थी। किसकी थी? वाकपति मुंज की। तो वाकपति मुंज ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? और उसके बाद 1 2 3 4 करके उसने उपाधि दिया कि श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अमोघ वर्ष। ये सारी उपाधियां किसकी थी? वाकपति मुंज की थी। अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्स को समझेंगे, उसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे और तब आप मेमोराइज करेंगे, निश्चित रूप से आपको याद होने लगेगा। पृथ्वी वल्लभ कहाँ का है? वाकपति मुंज। श्री वल्लभ वाकपति मुंज, अमोघ वर्ष वाकपति मुंज। तो ये उपाधियां हो गई। फिर वाकपति मुंज ने चालुक्य नरेश तैलभ द्वितीय को पराजित किया था। और कितनी बार पराजित किया था? 6 बार पराजित किया था। तो तैलभ द्वितीय को 6 बार किस शासक ने पराजित किया था? वाकपति मुंज ने किया था। लेकिन 7वें युद्ध में तैलभ द्वितीय ने, जो कि कौन सा नरेश था? चालुक्य नरेश था, उसने बंदी बना लिया। किसको? वाकपति मुंज को। और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? वाकपति मुंज की हत्या कर दी। फिर वाकपति मुंज की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई, अब यहाँ पुत्र नहीं, ध्यान रखना है, अगर ये स्टेटमेंट बन जाए कि वाकपति मुंज का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सिंधुराज हुआ, तो वहां छोटा पुत्र नहीं होगा बल्कि छोटा भाई होगा। और ये छोटा भाई क्या नाम क्या था? सिंधुराज था। और ये सिंधुराज शासक बना। पदम गुप्त द्वारा लिखित नव सहसांग चरित्र में मुंज परमार के जीवन चरित्र का ही वर्णन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंज परमार के जीवन चरित्र का वर्णन किसमें मिलता है? नव सहसांग चरित्र में मिलता है। और नव सहसांग चरित्र की रचना किसने की थी? पदम गुप्त ने की थी। नव सहसांग चरित्र की रचना किसने की थी? पदम गुप्त ने की थी। और पदम गुप्त जो था वो वाकपति मुंज और सिंधुराज, सिंधुराज किसका भाई था? छोटा, मुंज का था। उन दोनों का राज्य कवि था। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि वाकपति मुंज का राज्य कवि कौन था, तो पदम गुप्त था। और पदम गुप्त ने कौन सी रचना की है? तो नव सहसांग चरितम की रचना की है। और राजकवि सिंधुराज का कौन था? पदम गुप्त था। और पदम गुप्त ने किसकी रचना की है? नव सहसांग चरित्र की है। और नव सहसांग चरित्र में किसका वर्णन किया गया है? मुंज परमार का किया गया है। अब आपको निश्चित हो रहा होगा। फिर आप आ जाएं भोज के ऊपर। इसका कार्यकाल है 1010 से 1060 ईस्वी। भोज परमार का कार्यकाल कितना है? 1010 से 1060 ईस्वी। और ये परमार वंश का सबसे लोकप्रिय, लोक प्रसिद्ध राजा हुआ है। सबसे ज्यादा कौन हुआ है? भोज परमार। और गणना इसकी किसमें होती है? भारत के महानतम विद्वान नरेशों के रूप में की जाती है। तो भारत का महानतम विद्वान नरेश किसे कहा जाता है? भोज परमार को कहा जाता है। फिर उसके समय में राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। भोज ने क्या किया? कल्याणी के चालुक्यों, देखिए चालुक्यों पर एक हम वीडियो अलग से लेकर के आएंगे। कल्याणी के चालुक, वातापी के चालुक, गुजरात के चालुक, तो कई चालुक वंश हैं, वेंगी के चालुक, हम इसको लेकर के आएंगे और इनके अंतर हम आपको समझा देंगे ताकि आप चालुक वंश से कंफ्यूज ना करें। कल्याणी के चालुक्यों और अनहिलवाड़ के चालुक्यों, अनहिलवाड़ यानी गुजरात के चालुक्यों को पराजित किया, किंतु चंदेल शासक विद्याधर के हाथों उसे पराजय का सामना करना पड़ा। तो विद्याधर कौन था? चंदेल शासक था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया। और इस विद्याधर ने किसको पराजित किया था? भोज परमार को किया था। और भोज परमार जो था महानतम विद्वान नरेश हुआ है। किसका वंश का है? परमार वंश का है। तो अब आपको निश्चित हो रहा होगा, स्पष्ट हो रहा होगा। मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि बहुत इंपॉर्टेंट लेखक भी हैं और इनकी ये पुस्तक भी है, मेरुतुंग। और ये इन्होंने किसकी रचना की है?
प्रबंध चिंतामणि की है। और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए प्रबंध चिंतामणि का जो थीम है ये किस विषय की या किस धर्म की या किस विधा से संबंधित जो है ये पुस्तक है, आप हमको बताइएगा कमेंट के माध्यम से। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि की जो है रचना की थी। और भोज ने चालुक्य नरेश भीम पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी अनहिलवाड़ को लूटा था। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद भोज के शासन के अंतिम वर्ष में गुजरात के चालुक्य नरेश भीम प्रथम और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण ने एक संघ बनाकर मालवा पर क्या किया, आक्रमण किया और उसकी राजधानी धारा पर, परमाणु की राजधानी धारा थी, उसको खूब लूटा और उसके बाद भोज की मृत्यु हो गई। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा। फिर भोज ने महमूद गजनवी के विरुद्ध शाही शासक आनंदपाल को सैनिक सहायता दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। भोज परमार ने महमूद गजनवी जो कि गजनी का सुल्तान था और उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए और मंदिरों को उसने तोड़ा और लूटा। सोमनाथ के मंदिर पर भी उसने आक्रमण करके उसे लूटा। उसके विरुद्ध आनंदपाल जो कि शाही वंश का शासक था उसको सैनिक सहायता दी थी। किसने? भोज परमार ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। फिर भोज ने क्या किया, प्राचीन राजधानी जो थी उज्जैन को छोड़ दिया और उसकी जगह अपनी नई राजधानी बनाई धारा। तो भोज की नई राजधानी क्या थी? धारा थी। और मध्य प्रदेश में ये अभी भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थल है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, चर्चा में भी रहा है। भोज ने अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि से प्रख्यात था। तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि से प्रसिद्ध है या कविराज जिसे कहा जाता है, तो वो कौन है? भोज परमार है। देखिए भोज नाम के शासक जो है वो गुजरात के अनहिलवाड़ या चालुक्य वंश में भी हुए हैं। भोज प्रथम, भोज द्वितीय, आपको भोज परमार को याद रखना है। और ये परमार वंश का शासक है जिसे कविराज की उपाधि दी गई है। आपको गुजरात के जो अनहिलवाड़ के चालुक्य वंशीय शासक हैं वहां के भीम को, भोज को आपको नहीं याद रखना है, बल्कि भोज जो है कहाँ का शासक है? ये कविराज जिसको कहा गया है वो परमार का शासक है। परमार, मालवा के परमार वंश का। और ये चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता था, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र, पर सभी विषयों पर इसका ज्ञान बहुत अधिक था और 20 से अधिक इसने ग्रंथों की रचना की है। भोज परमार ने कितने ग्रंथों की रचना की है? 20 से अधिक ग्रंथों भी की है। और उसके द्वारा लिखित ग्रंथों में चिकित्सा शास्त्र पर उसने एक ग्रंथ लिखा है मेडिकल साइंस के ऊपर, आयुर्वेद सर्वस्व। आयुर्वेद सर्वस्व ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आयुर्वेद सर्वस्व की रचना किसने की थी? भोज परमार ने की थी। इसी तरह स्थापत्य शास्त्र यानी भवन निर्माण कला पर भी पुस्तक का निर्माण किसने किया था, रचना किसने की थी? सम्रांगण सूत्रधार। और ये सम्रांगण सूत्रधार की रचना किसने की थी? भोज परमार ने की थी। और ये दोनों आयुर्वेद सर्वस्व और सम्रांगण सूत्रधार दोनों परीक्षा में पूछे गए हैं। और यह भी पूछा गया है कि सम्रांगण सूत्रधार किस विधा पर या किस कला पर लिखी गई पुस्तक है, तो ये स्थापत्य शास्त्र पर लिखी गई है। और आयुर्वेद सर्वस्व ये तो आप जानते ही चिकित्सा शास्त्र पर है। इसके अलावा उसने सरस्वती कंठाभरण, ये प्रश्न भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। सरस्वती कंठाभरण की रचना किसने की है? तो सरस्वती कंठाभरण की रचना जो है भोज परमार ने की है। श्री श्रृंगार प्रकाश की रचना किसने की है? भोज परमार ने की है। प्राकृत व्याकरण की रचना भोज परमार। कूर्म शतक, ये प्रश्न भी पूछा गया है, कूर्म शतक की रचना भी जो है भोज परमार ने की है। श्रृंगार मंजरी, इसकी रचना भी जो है भोज परमार ने की है। भोज चप्पू, युक्त कल्पत्रु और एक कृत्य कल्पत्रु है। कृत्य कल्पत्रु मैंने पिछले वीडियो में बताया किसने इसकी रचना की है, आप हमें कमेंट करके माध्यम से बताएं। और ये युक्त कल्पत्रु है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, युक्ति कल्पत्रु इसकी रचना भोज परमार ने की है, लेकिन कृत्य कल्पत्रु की रचना किसने की है मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप कमेंट करके मुझे बताएं। और सम्रांगण सूत्रधार जो है इसकी रचना भी भोज परमार। तत्व प्रकाश की रचना किसने की है? भोज प्रकाश परमार। और शब्दानुशासन ये भी, और राजमृगांक, इन सभी पुस्तकों की रचना किसने की है? भोज परमार ने की है। और ध्यान रखिएगा युक्ति कल्पत्रु और कृत्य कल्पत्रु इन दोनों में अंतर है। जिस युक्ति कल्पत्रु की रचना भोज परमार ने की है, जबकि कृत्य कल्पत्रु आपको बताना है। अब भोज ने राजधानी धारा में बोधशाला के रूप में एक प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना की थी, जहां वाग देवी अर्थात सरस्वती की प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा उसने कराई थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। फिर भोजनगर की स्थापना की किसने? भोज परमार में, जहां की भोजसर
तालाब को निर्मित करवाया गया है। ये भी भोजसर तालाब का निर्माण किसने कराया है? भोज परमार ने कराया है। भोजपुर नगर की स्थापना किसने की है? भोज परमार ने की है। फिर आईने अकबरी या मुगल कालीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, रचना इसकी अबुल फजल ने की, आपको जानकारी है। इसमें हमें उल्लेख क्या मिलता है कि भोज की राज्यसभा में कितने विद्वान थे? 500 विद्वान थे। और प्रश्न ये बन सकता है कि भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे, जानकारी प्राप्त होती है और आपको यहां पर दे देंगे। आपको चूंकि मालूम है, ज्ञात क्या है कि सम्रांगण सूत्रधार, व्य सरस्वती कंठाभरण, श्री श्रृंगार प्रकाश और आईने अकबरी। अब चूंकि आईने अकबरी तो मुगल कालीन है, आप कंफ्यूज होंगे कि आईने अकबरी में नहीं है, लेकिन आईने अकबरी ही इसका सही आंसर होगा। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? आईने अकबरी से मिलती है, जिनमें भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल आदि प्रमुख थे। तो इसके बाद भरमार भोज की मृत्यु हो जाती है और जब इसकी मृत्यु हुई तो ये प्रचलित हो गया लोक में कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए हैं। यानी निरांबला सरस्वती, अद्य धारा निराधार निरालंबा सरस्वती, अर्थात विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, क्योंकि भोज परमार जो था बहुत ही विद्वान था। उसने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की और साथ ही साथ वो विद्वानों को आश्रय भी देता था। जैसा कि आईने अकबरी से हमें जानकारी मिलती है कि उसके दरबार में कितने लोग थे? 500 से ज्यादा विद्वान थे। फिर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को सल्तनत में मिला लिया। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि मालवा को सल्तनत में किसने मिलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया। और कब मिलाया? 1305 ईस्वी में मिलाया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलाउद्दीन के जो सैन्य अभियान है उससे ये प्रश्न जोड़ करके बन सकता है, तो आप इसको पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम गुजरात या अनिलवाड़ के चालुक्य वंश पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।